2070 में हुआ एलियंस का एक ऐसा हमला जिसमें एलियंस ने बगैर किसी हथियार के सिर्फ इंसानों को एक दूसरे का दुश्मन बनाकर पूरी मानव जाति को ही खत्म कर दिया। कहानी की स्टार्टिंग में हम ओलेग नामी व्यक्ति को देखते हैं जो एलिना नामी लड़की के साथ मॉस्को के एक होटल में डेट पर बैठा था। ओलेग उसे अपने आर्मी ड्यूटी के रिलेटेड बता रहा था। इतने में लगभग सारी दुनिया की लाइट एकदम से ऑफ हो गई। पूरी दुनिया में सिर्फ मॉस्को और आसपास के कुछ इलाकों में ही रोशनी बची थी। ओलेग और एलिना लोगों की भगदड़ सुनकर नीचे हॉल में पहुंचे तो सभी लोग न्यूज सुन रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि मॉस्को का संपर्क बाकी दुनिया से कट चुका है। ऐसा लग रहा था मानो ये किसी किस्म का टेररिस्ट अटैक हो, लेकिन किसी को भी इसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मॉस्को शहर के लिए दुनिया दो टुकड़ों में बन चुकी थी। एक लाइफ सर्कल जोन जो कि मॉस्को शहर और आसपास का इलाका था जहां अभी लाइट अवेलेबल थी, और दूसरा क्वारंटाइन जोन जहां क्या हो रहा है किसी को भी खबर नहीं थी। अब मेजर जैक अपनी एक टुकड़ी को लेकर क्वारंटाइन जोन में छानबीन करने के लिए निकलता है। इस टीम में प्रेस के कुछ लोग भी शामिल थे। इनमें से एक लड़की का नाम जैस्मिन था। अब वो क्वारंटाइन जोन में पहुंच चुके थे जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। मेजर जैक और सोल्जर्स लैंड करने के बाद बिल्डिंग की छानबीन करने लगे थे। पहले उन्होंने रोशनी के लिए वहां एक लाइट लगाई। रोशनी होने पर पता चला कि उस बिल्डिंग में सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। सभी लोग फर्श पर कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े थे। अब वो लोग जांच के लिए दूसरी बिल्डिंग में घुस गए। इस बिल्डिंग में डिनर टेबल रेडी था। ऐसा लग रहा था कि फैमिली डिनर करने लगी थी, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। तभी दूसरे रूम में उनके एक सोल्जर पर हमला होने लगा। हमलावर राइफल लेकर विंडो से कूद चुका था। बाकी सोल्जर्स उस पर हमला करने लगे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस शख्स को कई गोलियां लगने के बाद वो मरा नहीं। सोल्जर्स भी ये देखकर दंग रह गए। खैर, अब सभी सोल्जर्स वापस मॉस्को आ गए। सिर्फ रशिया में ही लगभग 10 करोड़ लोग लापता थे। पृथ्वी पर हुए इस हमले को अब लगभग 1 माह गुजर चुका था। अब हम एक और सोल्जर यूरी को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ छुट्टियां बिताने आया था। यूरी की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो वापस आर्मी बेस का रुख करता है। फिर हम एक सीनियर आर्मी ऑफिसर काया को देखते हैं। काया सभी जवानों को इकट्ठा करके सारी सिचुएशन समझाती है। इन जवानों में ओलेग और यूरी भी शामिल थे। काया कहने लगी कि हालात बहुत ही नाजुक हैं, क्योंकि जो लाशें क्वारंटाइन जोन से मिली थी उनकी जांच करने पर पता चला कि उनकी बॉडी ने अपने अंदर ही एक ऐसा जहर रिलीज किया जिससे उनकी मौत हो गई, मानो किसी ने उनके शरीर को अपने वश में कर रखा हो। लेकिन ज्यादा परेशानी की बात तो ये थी कि अब तक आर्मी की 5 टीम्स और 70 से ज्यादा टैंक्स क्वारंटाइन जोन में भेजे जा चुके थे, जिनका कोई अता पता नहीं था। इसलिए अब इन जवानों को डिफरेंट टीम्स में बांटकर क्वारंटाइन जोन में अपने दुश्मन का पता लगाने जाना होगा। फिर सोल्जर्स की मेडिकल फैसिलिटी के लिए मेडिसिन और एक डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि ओलेग की गर्लफ्रेंड आलिया ही थी। तभी इन्हें खबर मिलती है कि एक अनजान दुश्मन उनकी ओर बढ़ रहा है, जो कि इंसानी साइज से बहुत ज्यादा विशाल है। सभी सोल्जर्स हथियारों के साथ अपनी पोजीशंस लिए बैठे थे। दुश्मन इनके बहुत ही नजदीक आ चुका था। अब जैसे ही इन पर हमला हुआ, सभी सोल्जर्स ने फायरिंग स्टार्ट कर दी और अचानक सब कुछ ब्लैंक पड़ गया। सुबह होते ही हमें पता चला कि इन पर हमला सैकड़ों की तादाद में जंगली भालुओं ने किया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई इन्हें वश में करके हमला करने पर मजबूर कर रहा हो। काया मेजर जैक को कहने लगी कि हमारे दुश्मन का पता लगाने के लिए हम सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। सेंसर्स ऐसे लोग थे जिनके पास ऐसी सुपर पावर्स थी जो किसी भी इंसान के दिमाग में घुस सकते थे। और सबसे स्ट्रॉन्ग सेंसर बेन था, जो आर्मी हॉस्पिटल में मौजूद था। हॉस्पिटल में जब बेन को होश आया तो इसके पास टोनी नामी व्यक्ति बैठा था। वो इसे कहने लगा कि मैं रे के लिए काम करता हूँ। इस दुनिया को बचाने के लिए रे को तुम्हारी मदद चाहिए, वरना इस सारी दुनिया पर एलियंस का कब्जा होगा। बेन ये सब सुनकर घबराकर चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर 2 सोल्जर्स अंदर आए, लेकिन उन्हें टोनी दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये सब देखकर बेन और ज्यादा डर गया, लेकिन अगले ही पल टोनी कमरे से गायब हो गया। अब सोल्जर्स की 10 टीम्स रेडी की जाती हैं ताकि इन्हें क्वारंटाइन जोन के अलग-अलग हिस्सों में भेजकर छानबीन की जा सके। अब हम देखते हैं कि 10 की 10 टीम्स क्वारंटाइन जोन में पहुंच चुकी थी और डिफरेंट इलाकों में बांटी जा चुकी थी। छानबीन के दौरान ओलेग की टुकड़ी का एक सोल्जर घायल हो गया, इसलिए अगले दिन इस सोल्जर का जख्म देखने के लिए हेडक्वार्टर्स वाले आलिया को भेजते हैं। क्योंकि सोल्जर का जख्म गहरा था, इसीलिए आलिया उसे अपने साथ वापस ले जाने का मशवरा देती है। दूसरी तरफ यूरी की टीम शाम के वक्त रात गुजारने के लिए एक बिल्डिंग में स्टे करने जाती है। प्रेस वाली लड़की जैस्मिन भी यूरी की टीम में ही शामिल थी। वो लोग सेफ्टी के लिए सारी बिल्डिंग की छानबीन करते हैं। अब अगले दिन यूरी बिल्डिंग से देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग का डोर ओपन था, लेकिन जैस्मिन के कैमरा से पता चला कि कल आते वक्त वो दरवाजा बंद था। अब यूरी एक सोल्जर के साथ बिल्डिंग में जाकर छानबीन करने लगा। वहाँ कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई वहाँ खाना इकट्ठा करने आता हो। इसीलिए यूरी ने वहाँ घात लगाकर बैठने का फैसला किया।
दूसरी तरफ जब बेन बाहर आया तो उसे रे मिला। असल में रे ने ही टोनी को बेन के पास हॉस्पिटल भेजा था। वो इंसानों को बचाने के लिए बेन की मदद मांगने लगता है। तभी वहाँ काया आ पहुँचती है। रे को देखकर काया और उसके सोल्जर्स ने उस पर गन तान दी, लेकिन रे ने अपनी शक्ति से सोल्जर्स को काया के ही खिलाफ कर दिया और खुद काया का भेष धार लिया, क्योंकि असल में रे एक एलियन ही था। रे काया को कहने लगा कि मैं वो हूँ जिसे तुम्हारी जुबान में गॉड कहते हैं। कुछ ही दिनों में मेरे जैसे करोड़ों यहाँ पर होंगे और वो लोग तुम्हें खत्म करके अर्थ पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। रे उन्हें बताने लगा कि हमारा प्लेनेट तबाह हो रहा है, इसलिए हमने तुम्हारे प्लेनेट पर बसने का फैसला किया है। उसके लिए हमने इंसानों के दिमागों को ही कंट्रोल करके या तो उन्हें मार दिया या उन्हें अपना गुलाम बना लिया। इससे हमें पता चला कि क्वारंटाइन जोन में सब लोग मरे नहीं थे, बल्कि कुछ उन एलियंस के गुलाम थे। रे कहने लगा कि इस प्लेनेट पर मेरे जैसा एक और भी है जो इंसानों को गुलाम बनाकर बचे हुए इंसानों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुझे उसे मारने के लिए बेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेन उसके दिमाग में घुसकर उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। उस दूसरे एलियन का नाम काल था। अब बेन काल के दिमाग में घुसकर उसके लोकेशन का पता लगाता है। रे अब काया के साथ एक सोल्जर्स की टीम को लेकर काल को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे गए, पीछे से उनकी बेस पर अटैक हो गया और सारी आर्मी समेत बेस तबाह हो गया। ये अटैक काल ने ही करवाया था, क्योंकि जब बेन ने काल के दिमाग में झांका था तब काल ने भी इनकी लोकेशन का पता लगा लिया था। इधर यूरी को घात लगाते हुए रात को बिल्डिंग में कोई हलचल दिखाई पड़ी। जाकर देखने पर उन्हें वहाँ एक बच्चा बेहोश मिला। वो लोग बहुत ही हैरान थे, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक क्वारंटाइन जोन में कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। जब बच्चा होश में आया तो उसने एक चाकू पकड़कर सोल्जर की गर्दन में घुसा दिया, क्योंकि जैसा रे ने कहा था कि क्वारंटाइन जोन में ज्यादातर लोग मर चुके थे और जो बचे थे उनके दिमागों पर अब काल का कब्जा था। इतने में 10 की 10 टीम्स पर हमला होने लगता है। हमलावर और कोई नहीं बल्कि काल के कब्जे में आए इंसान ही थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी मौजूद थे। हमले में सारे सोल्जर्स लगभग मारे जा चुके थे। यूरी बेस की तरफ पर्पल फायर करके ये संदेश देता है कि इन्हें मदद की जरूरत है। रेड फायर का मतलब ये था कि उनके सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। यूरी की टीम में भी सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। मेजर जैक हवा में यूरी का किया हुआ फायर देखता है, लेकिन अगले ही लम्हे उसे हर तरफ से कहीं पर्पल और कहीं रेड फायर्स दिखाई पड़ते हैं। इसका मतलब ये था कि सारी टीमों पर एक साथ हमला हो चुका है। यूरी जैस्मीन और एक सोल्जर के साथ बिल्डिंग की दूसरी तरफ से रस्सी की मदद से उतरने लगा। नीचे उतरते ही उन पर फिर से हमला हो गया और जो एक सोल्जर यूरी के साथ बचा था वो भी मारा गया। अब यूरी जैस्मिन के साथ एक गैराज में घुस गया ताकि वहां से कोई कार लेकर मदद के लिए किसी दूसरी टीम के पास पहुंचा जाए। थोड़ी आगे जाकर यूरी को ओलेग दिखाई पड़ता है। ओलेग के भी लगभग सारे सोल्जर्स मारे जा चुके थे, बस एलिना और एक घायल सोल्जर ही बचा था और अब तो उनके पास गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। इतने में काया, रे और मेजर जैक भी सोल्जर्स के साथ यहाँ पहुंच जाते हैं। यूरी और ओलेग को लगा कि ये लोग इन्हें लेने के लिए आए हैं, लेकिन जैक ने इन्हें बताया कि अब जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। इनकी बेस को उड़ा दिया गया है और अब तो मॉस्को पर भी हमला हो चुका है, इसीलिए इन्हें एक अनजान दुश्मन को मारने के लिए जाना ही होगा। अब वो सभी लोग काल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन अचानक वो लोग देखते हैं कि इंसानों का एक समुंदर उनके सामने खड़ा था जो काल के वश में थे। लेकिन वो लोग रुके नहीं, बल्कि उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर में अब इन्हें वो बिल्डिंग दिखाई पड़ने लगी जिसमें काल था। वहां पहुंचकर रे, यूरी और कुछ सोल्जर्स के साथ काल को मारने के लिए चला जाता है और बाकी लोग उनकी सेफ्टी के लिए नीचे ही रहते हैं। कुछ ही देर में बहुत सारे लोग इन पर हमला करने के लिए दोबारा से आ जाते हैं। अब हर तरफ से गोलाबारी होने लगती है और लाशों के ढेर बिछने लगते हैं। फिर मेजर जैक काया को कहता है कि वो एलिना और जैस्मिन को लेकर ऊपर कहीं सेफ जगह चली जाए। ओलेग भी प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ चल पड़ता है। अब इंसानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इनमें से एक पेट्रोल से भरा ट्रक लादकर इनकी ओर बढ़ता है और सीधा इनके बीच आकर धमाका कर देता है, जिसे मेजर जैक और बाकी सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब ऊपर रे और यूरी काल तक पहुंच चुके थे। काल यूरी को उठाकर पटक देता है। फिर रे और काल के बीच भयानक लड़ाई होने लगी। लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, लेकिन आखिर में यूरी और रे मिलकर काल को मार डालते हैं। रे अपनी शक्ति से काल के वश में हुए इंसानों को मार डालता है। अब बाकी सब लोग भी वहां आ चुके थे, जिसमें एलिना, रे का शागिर्द टोनी, जैस्मिन, ओलेग और काया थे। टोनी रे पर ही बिगड़ने लगा कि उसे इन इंसानों को मारने की क्या जरूरत थी। फिर काया कहने लगी कि अगर उसके पास भी यही शक्ति मौजूद थी तो उसने पहले इन इंसानों को काल के वश से आजाद क्यों नहीं किया। गुस्से में आकर टोनी रे पर चाकू से हमला करने लगा, लेकिन रे ने अपनी शक्ति से चाकू काया के पेट में उतरवा दिया।
अब ओलेग रे को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन यूरी इससे ये कहकर लड़ने लगा कि रे इनकी आखिरी उम्मीद है। ओलेग को बचाने के लिए जैस्मिन ने यूरी को ही गोलियां मार डाली। इतने में टोनी रे को अपने साथ लेकर बिल्डिंग से कूद गया, जिसके साथ ही रे भी मारा गया। लेकिन तभी एलियंस की स्पेसशिप भी आ पहुंचती है, जिसके अंदर करोड़ों के हिसाब से रे जैसे एलियंस थे। अब ओलेग, एलिना और जैस्मिन स्पेसशिप में चल पड़ते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि सभी एलियंस बॉक्सेस में पड़े थे, जहां उन्हें एक पाइप से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन वो बॉक्सेस से बाहर नहीं आ रहे थे। असल में कार्ल ने उन्हें एक रिमोट की मदद से उठाना था, जो अब ओलेग के पास था। अब वो लोग ऑक्सीजन वाले पाइप्स को तोड़ने लगते हैं ताकि एलियंस को बॉक्सेस के अंदर ही मारा जा सके। एक पाइप तोड़ने पर उससे जुड़े लाखों एलियंस मारे जाते थे। आखिरकार सभी एलियंस मारे गए थे। अब सिर्फ एक ही पाइप बचा था। वो इसे तोड़ने ही वाले थे, लेकिन अचानक उनकी नजर बॉक्सेस पर पड़ी। ये बेबी एलियंस के बॉक्सेस थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को नहीं मारा। अब हम देखते हैं कि बच्चे अपने बॉक्सेस से बाहर आ चुके थे। अब इन लोगों ने एलियन के बच्चों के साथ ही इस दुनिया में जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।